तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की जो पूरी किताब होती है, उसमें से आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में, वो सभी प्रश्न आपको एक सीरीज के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। तो क्लास 12th की बायोलॉजी में हमारी 4 सीरीज चल रही थी, जिसमें हमारी जो पहली सीरीज थी वो विकल्पित प्रश्न की वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी जो पूरी किताब होती है, उसमें आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, वो सारे के सारे मैंने उसमें करवा दिए थे। दूसरी सीरीज आपकी थी अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में, उसे भी मैंने करा दिया है, क्वेश्चन के साथ-साथ आंसर भी करवा दिया है। उसके बाद जो तीसरी सीरीज आपकी थी क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 या 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनकी सीरीज को हम लोग कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने सीरीज में पार्ट नंबर 5 तो देख लिया था। आज के वीडियो का पार्ट नंबर 6 होने वाला है, तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको कराने वाला हूँ, ये आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं। इस प्रकार से देख भी सकते हो, जो पहला क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 2005 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 16 में, 20 में, 22 में, यानी कि लगातार पूछा जा रहा है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको डेली बेसिस पे कराता रहता हूँ। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही में यदि आपको टॉपर ग्रुप चाहिए हमारा, तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको इस प्रकार के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिए जाते हैं। तो इसको भी टॉपर ग्रुप चाहिए, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप लोग जाकर के वहाँ से नंबर निकाल सकते हो और टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे थे, हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग करवा रहे थे। इसमें हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 तो देख लिया था। आज के वीडियो का पार्ट नंबर 6 होने वाला है, तो पार्ट नंबर 6 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम लोग उनको देखते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला आपका होने वाला है कि मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है? इसकी क्रियाविधि का रेखाचित्र द्वारा वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में देख सकते भी आप लोग। आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है? इसकी क्रियाविधि का रेखाचित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो पूरा प्रोसेस यानी कि पूरा आंसर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो में बताई गई सारी बातों को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जो भी लोग टॉपर ग्रुप के मेंबर हैं, उनको ये सारा पीडीएफ ग्रुप के अंतर्गत मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या बताना है, हम लोग को मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, हम लोग को वो चीज़ सबसे पहले इसमें बतानी है। तो आप लोग बता सकते हो कि जो मानव में लिंग निर्धारण होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो मानव होता है, उसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपका पहला प्रकार होता है, वो आपका दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र होता है, ठीक है? पहला पॉइंट क्या होता है इसमें, दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र। ये आपके कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं और एवं संख्या में 22 जोड़ी होते हैं। यानी कि कहने मतलब ये है कि जो आपका दैहिक या कायिक गुणसूत्र होते हैं, ये आपके कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं और साथ ही में संख्या में 22 जोड़ी होते हैं, ठीक है? 22 जोड़ी होते हैं। फिर आपका दूसरे पॉइंट में आपका आ जाता है गुणसूत्र जो आपका होता है लिंग गुणसूत्र। ये आपके लिंग निर्धारण करने वाले जीन हैं, जो संख्या में 1 जोड़ी होते हैं। यानी कि टोटल मैंने आपको बताया है कि जो मनुष्य होता है, उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह चीज़ आपको पहले से पता है। तो जो आपका दैहिक गुणसूत्र होते हैं, आपके 22 जोड़ी होते हैं और जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है, आपका 1 जोड़ी होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, वही ये निर्धारित करते हैं कि जो संतान है, वो नर है या फिर मादा। ये चीज़ें लिंग गुणसूत्र ही निर्धारित करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जो मानव होता है, उसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला आपका होता है दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र। ये आपके जो कायिक गुणसूत्र होते हैं, आपके कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं और साथ ही में संख्या में 22 जोड़ी होते हैं, यानी कि टोटल कितने होते हैं, 44 होते हैं। और वहीं पे हम लोग लिंग गुणसूत्र की बात करेंगे, तो ये आपके लिंग निर्धारण करने वाले जीन होते हैं, जो कि संख्या में कह सकते हैं कि 1 जोड़ी होते हैं, जो कि आपको अब 2 बाँध सकते हो। तो इस प्रकार से आपके 2 यहाँ से और 44 यहाँ से कितने हो गए, 46 हो गए और 22 एक 23 जोड़ी, यानी कि 23 जोड़ी होता है प्लस 46 आपका गुणसूत्र होते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आपको ये सारी चीज़ समझ ही गए होंगे। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग लिंग निर्धारण की जो एक्स वाई विधि है, उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, उसको अब आप लोगों को यहाँ पर समझ लेना है। तो जो नर होता है, नर में आपके 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है? और जो मादा होती है, उसमें भी आपके 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो जो कि मादा होती है, उसमें उसमें जो आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं, वो दोनों कैसे होते हैं,
एक्स एक्स होते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो मादा होती है उसमें आपके जो दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं आपके एक्स एक्स होते हैं, और जो आपका नर होता है उसमें जो आपके दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं उनमें से आपका एक होता है एक्स और एक का आपका होता है वाई। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। जब आपका जो मादा होगी, जब मादा का जो एक्स होगा, जब आपका जो आपका नर है, नर के जब एक्स से मिलेगा, यानी कि जो मादा है, मादा का जब एक्स आपका नर के एक्स से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका यहाँ पर एक्स एक्स, यानी कि लड़की बन जाएगी। और जब फिर मादा का जो एक्स होगा वो पुरुष के वाई से मिलेगा तो आपका यहाँ पर एक्स वाई यानी कि लड़का बन जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है कि जो आपका मादा होती है उसमें दो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, दोनों आपके एक्स एक्स होते हैं, और जो नर होता है उसमें भी आपके दो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनमें आपका एक एक्स होता है, एक आपका वाई होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है, ये चीज आपको यहाँ पर सबसे पहले समझ लेना है। तो अब हम लोग बात करेंगे जो आपका मान लीजिए मादा है ये आपका, तो ये आपका क्या है, एक्स एक्स है, और जो आपका नर है आपका एक्स वाई है। तो यहाँ से आपके दो युग्मक बनेंगे ना, एक आपका बन जाएगा एक्स और एक आपका बन जाएगा एक्स, यानी कि अंडाणु हम लोग मानेंगे तो जो अंडाणु होता है उसमें आपका क्या होगा, एक्स होगा। इस प्रकार से हम लोग समझ जाएंगे। फिर वहीं पर यदि हम लोग नर की बात करेंगे तो यहाँ से आपके दो युग्मक बनेंगे, आपका होगा एक्स वाला, एक आपका होगा वाई वाला। तो जब आपका जो मादा युग्मक होगा, जब आपका मादा आपका जो ये वाला मान लीजिए ये वाला जो आपका युग्मक है, जो आपका मादा होगा, जब मादा का जो एक्स होगा वो जब आपका कह सकते हैं कि जो नर होता है, नर वाले एक्स यानी कि ये वाला चीज यहाँ से आकर के जब आपका नर वाले एक्स से मिलेगा तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर एक्स एक्स, यानी कि पुत्री, यानी कि कह सकते हैं लड़की बन जाएगा। वहीं पर जब आपका जो मादा का जो एक्स होगा वो आपका यहाँ से जाकर के यहाँ पर वाई में मिलेगा, यानी कि जो आपका मादा का एक्स होगा यहाँ से जो पुरुष का यानी कि नर का जो वायु होता है उससे मिलेगा, तो फिर आपका यहाँ पर एक्स वाई यानी कि पुत्र का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग समझ गए। फिर आप दूसरे युग्मक की बात करेंगे तो इसमें आप बता सकते हैं ये भी आपका एक्स है, तो जब आपका ये जो आपका एक्स होगा, ये भी आपका आप कह सकते हैं कि नर के एक्स से मिलेगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, यानी कि एक्स एक्स हो जाएगा। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा पुत्री। उसके बाद में फिर आपका जो एक्स होगा यहाँ से, जब आपका ये वाई से मिल जाएगा, यानी कि वायु यानी कि नर का जो वायु होता है, वायु गुणसूत्र होता है, उससे जब मिलेगा तो फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई यानी कि पुत्र। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वो इसी प्रकार से होता है। जब मादा का एक्स नर के एक्स से मिलेगा तो फिर आपका वहाँ पर मादा बन जाएगी, और जब मादा का एक्स आपका नर के वाई से मिल जाएगा तो फिर आपका वहाँ पर कह सकते हैं कि नर बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका नर होता है उसमें आपके एक्स वाई होते हैं, और जो मादा होती है उसमें आपका एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पर जब आपका जो एक्स होगा वो अगर वाई से मिल जाएगा यहाँ से नर से, तो फिर आपका वहाँ पर एक्स वाई यानी कि लड़का बन जाएगा, और जब आपका एक्स जो आपका होगा वो आपका जब एक्स से मिल जाएगा तो यहाँ पर एक्स एक्स यानी कि लड़की बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि लिंग निर्धारण होता है मनुष्य में किस प्रकार से होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ लीजिए, रेखा चित्र मैंने आपको बता दिया, इसे आप लोग कॉपी में बना लीजिए। और साथ ही में यदि आपसे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है तो आप लोग रेखा चित्र बनाने के साथ में कुछ डिटेल भी लिख सकते हो। जो नर होता है उसमें आपके दो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक आपका होता है एक्स, एक आपका होता है वाई। फिर आप लोग आगे बता सकते हो कि जो मादा होता है उसमें आपके जो दोनों लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वो दोनों आपके एक्स एक्स होते हैं। तो बता सकते हो कि जब आपका मादा का एक्स जो आपका नर के एक्स से मिलता है तो आपका कह सकते हैं कि पुत्री का निर्माण होता है। और फिर आगे आप लोग बता सकते हो कि जब आपका मादा का एक्स जब आपका पुरुष के वाई से मिलता है तो यहाँ से आपका पुत्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आप लोग बता सकते हो। तो मैंने इतनी सारी चीजें आपको समझा दी, तो इसे आप अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10-12 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और ये हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आता है, तो इसीलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं, और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिसको भी टॉपर ग्रुप में ज्वाइन होना, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ से निकाल करके मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा इसमें अगला प्रश्न हो जाता है कि जीनोटाइप तथा फिनोटाइप पर टिप्पणी कीजिए। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2006 में, 10 में, 11 में, 18 में, 19 में, यानी कि 5 बार पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में अंतर बताना है, आप कह सकते हैं कि टिप्पणी बताना है, परिभाषा बतानी है। तो सबसे पहले आप लोग बताओगे जीनोटाइप की परिभाषा में, तो आप लोग बता सकते हो जीनोटाइप हेडिंग लगाओगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे कि जो जीव की जो जीनी संरचना होती है इसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि जीव की जो जीनी संरचना होती है उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। अर्थात जीनोटाइप जीव के आनुवंशिक संगठन को प्रदर्शित करता है। जो जीनोटाइप होता है वह जीव की जो जीनी संरचना होती है वो प्रदर्शित करता है। जो जीनोटाइप होता है वह जीव की जो जीनी संरचना होती है इसको उनसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। और जो जीनोटाइप होता है वो आपका जीव के जो आनुवंशिक संगठन होते हैं उनको प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप लोग जीनोटाइप के बारे में समझ गए होंगे।
अब हम लोग फिनोटाइप की बात कर लेते हैं। तो फिनोटाइप बहुत ही सिंपल है। आप लोग इसमें बताओगे कि किसी जीव के बाह्य लक्षणों को ही हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। क्या होता है, जो कोई जीव है उसके जो बाह्य लक्षण होते हैं उसको ही हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जीव आप लोगों ने देखा तो वो आपका कैसा है, जैसे मान लीजिए उसकी आँख है, आँख का रंग हो गया, साथ ही में कह सकते हैं कि जो पौधा हो गया, पौधे का लंबापन हो गया, बौनापन हो गया, यानी कि ये चीज़ बाहर से आपको दिखाई दे जाती है, तो वही आपका फिनोटाइप होता है। यानी कि किसी जीव के जो बाह्य लक्षण को फिनोटाइप हम लोग बोलते हैं, जो जीव में बाहर से ही दिखाई दे जाता है। जैसा कि लंबापन, बौनापन, आँख का रंग, ये सब आप लोग बाहर से देख सकते हो, तो इसीलिए आप लोग इसे फिनोटाइप बोल सकते हो। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मेंडल के 3 नियम होते हैं, तीनों नियम आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेंडल का जो प्रभाविता का नियम होता है, उसे भी मैंने आपको पहले वीडियोज़ में करा दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें मेंडल के पृथक्करण का नियम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रभाविता का नियम होता है, जो कि आपका अति लघु में भी आता है, लघु में भी आता है और साथ ही में आपका कह सकते हैं कि और ये तीनों एक साथ में आपके दीर्घ में भी आ सकते हैं। तो उसके बाद में फिर आपका पृथक्करण का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए अब हम लोग मेंडल का जो पृथक्करण का नियम होता है उसको हम लोग समझेंगे। ये आपका मेंडल का द्वितीय नियम भी होता है। तो इसमें आप लोग बता सकते हो, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2017 में, 22 में, 23 में 3 बार पूछा गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है ये, तो इसीलिए आपको उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो चलिए देखते हैं पृथक्करण का नियम किस प्रकार से होता है। तो आप लोग इसमें बताओगे कि जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है यानी कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। ये मैंने आपको प्रभाविता के नियम में बताया था। आगे आप उसमें बताओगे लेकिन दूसरी जो पीढ़ी होती है इसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। इसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम। होता ये है कि जब हम लोग एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी आएगी उसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण दिखाई देंगे एक निश्चित अनुपात में, तो उसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग समझ भी सकते हो उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए आप लोगों ने क्या लिया, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, एक आप लोगों ने शुद्ध बौना पौधा लिया। लंबे पौधे को हम लोग कैपिटल टी से दर्शा दिए और शुद्ध बौने पौधे को हम लोग स्मॉल टी से दर्शा दिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गए, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना आपके जनक हो गए। तो यहाँ से जो आपका शुद्ध लंबा है, यहाँ से आपका जो युग्मन निकल करके आएगा आपका हो जाएगा कैपिटल टी, और जो शुद्ध बौना होगा यहाँ का जो युग्मन निकल करके आएगा आपका हो जाएगा स्मॉल टी। तो ये आपका हो जाएगा युग्मक। क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी आपका युग्मक हो जाएगा। तो फिर जब आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। वो ना ही बहुत ज़्यादा लंबे होंगे और ना ही वो बौने होंगे, यानी कि बौने और लंबे के बीच के होंगे, तो उसे हम लोग 100% संकर लंबे पौधे बोलेंगे, जो कि आपकी प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में दिखाई देंगे। तो ये आपका प्रभावी लक्षण इसमें दिखाई देगा। उसके बाद में फिर हम लोग जब क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का जब हम लोग स्वासंकरण कराएंगे, तो फिर आगे मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग दूसरी पीढ़ी में देखते हैं तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों एक ही निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखोगे, तो जब आप लोग क्या करोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि स्वासंकरण कराओगे, तो यहाँ से आपका युग्म निकल कर आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ का भी युग्म सेम रहेगा इस प्रकार से। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, पुनेट चौखाना बनाएंगे और चौखाने की मदद से हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग चौखाना इस प्रकार से बना सकते हैं। ऊपर आप लोग ये वाला युग्म लिख दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, नीचे आप लोग ये वाला लिख दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी यानी क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा पौधा। फिर आपका जो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि संकर लंबा पौधा। इस प्रकार से आप लोग समझ गए। फिर आपका कैपिटल स्मॉल टी जब कैपिटल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा संकर लंबा पौधा। और फिर जब आपका स्मॉल टी मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका शुद्ध बौना पौधा। तो इसमें आप लोग बता सकते हो जो फिनोटाइप अनुपात है वो आपका है 3:1, ठीक है। एक प्रभावी लक्षण ज़्यादा दिखाई दे रहा है और अप्रभावी लक्षण 1 है। जीनोटाइप अनुपात में आप बता सकते हो कि 1:2:1, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है एक शुद्ध लंबा पौधा, ये आपके संकर लंबे पौधे और ये आपका बौना पौधा है, शुद्ध बौना पौधा। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।